सो ऑन 26 नवंबर 1949 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कंप्लीट कर दिया था। 26 जनवरी को इसको फिर हमने इम्प्लीमेंट किया। कल के न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस में देयर वाज अ आर्टिकल रिकॉलिंग स्टोरीज ऑफ विमेन हु हेल्प ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ऑलरेडी देखा है कि मेंस में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि रोल ऑफ विमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या रोल ऑफ विमेन ड्यूरिंग गांधीयन फेज। इसी तरह से अगर अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो इसमें विमेन के एक स्पेसिफिक रोल को लेकर वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। सो वाइल फ्रेमिंग अ क्वेश्चन फॉर यू, समथिंग दैट केम टू माई माइंड इज, हाउ डिड विमेन मेंबर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शेप द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब सबसे पहली चीज तो आ गई दैट हाउ डिड दे shape the nation's constitutional framework. Now when we talk about constitutional framework, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा था, उसके क्या फीचर्स पे डिस्कशन हो रहा था, क्या उसके प्रोविजंस एनवेसाइज किए जा रहे थे, ये आगे बात वहां की। एंड व्हाट इज देयर एंड्योरिंग लेगेसी ऑन जेंडर इक्वालिटी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल रिफॉर्म इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया। तो ये प्रेजेंट इंडिया की बात आ गई। अब हमें क्या करना है, दो चीजों को आंसर करना है। एक, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी, उस टाइम पर जो मेंबर्स थी उसमें विमेन मेंबर्स, उन्होंने क्या रिकमेंड किया, क्या प्रपोज किया, क्या उनका इम्पैक्ट था उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर, और उसके बाद उस इम्पैक्ट को कैसे कंटिन्यू किया गया आज तक, राइट? अब as I have told you, we will also be talking about the answers, but I would really appreciate if you start writing your answers and then I start giving you feedback and the model answers as well. So यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन से, the women of India's Constituent Assembly played a pivotal role in shaping the nation's constitutional framework. एक लाइन डायरेक्टली क्वेश्चन से उठा लेते हैं, leaving an indelible mark that continues to influence gender equality, political representation and social reform in मॉडर्न इंडिया। सो क्वेश्चन से उठा के एक लाइन का हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बना दिया। नाउ अगर हम बात करते हैं की कॉन्ट्रीब्यूशंस की, सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो हंसा मेहता जो हैं उन्होंने जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात की थी आर्टिकल 14 के लिए। अगर आपको याद हो, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद लिखा गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिखा गया, जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसमें बात आती थी ऑल मैन आर इक्वल। लेकिन यहां पर हमने लिखा ऑल पर्सन्स आर इक्वल। तो ये इनका एक आइडिया था जिसके बेसिस पर हमने इसको जेंडर न्यूट्रल या सेक्स न्यूट्रल कर दिया। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैन, इट इज अबाउट ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट? इसी तरह अमृत कौर जी ने आर्टिकल 15(3) जो कि एफर्मेटिव एक्शन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन की बात करता है, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया था। अगर हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो दीक्षानी जी जो एक लौती उस समय पर दलित विमेन मेंबर थी, उन्होंने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के ऊपर एम्फेसाइज किया। इसी तरह अम्मू जी की अगर हम बात करें तो शी बेसिकली प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन, इनहेरिटेंस एंड मैरिज लॉस दैट इफेक्ट द कॉज ऑफ विमेन। सिमिलरली अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की तो बेगम रसूल जो थे, शी आर्ग्यूड अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स promoting national integration, and I hope you know कि ब्रिटिश टाइम पर 1909 से ही मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट से उन्होंने जो सीट सो किए थे वही एक इम्पैक्ट हमने देखा था बाद में लॉन्ग टर्म जब पार्टीशन हुआ था अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंस। अब दुर्गाबाई जी ने एडवोकेट किया विमेंस पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस। अगर हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर जी ने, जो कि फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर भी थी, उन्होंने पब्लिक हेल्थ के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया था। एम्स की फाउंडेशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। रेणुका जी की बात करें तो शी स्ट्रेस द नीड फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, जो कि लेटर ऑन जाकर जो फंडामेंटल राइट बना आर्टिकल 21A, ये उसके सीट सो किए गए। अब अगर हम बात करते हैं लास्टिंग इम्पैक्ट की, जो दूसरा पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखें आर्टिकल 14, 15, 16, 39, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हम जेंडर को थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं, एनश्राइनिंग जेंडर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सब उसी से कंटिन्यू हुआ। देन
आगे चलें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जब पहली लोकसभा इलेक्शन हुई 1951 में, तब हमारे पास सिर्फ 5% विमेन रिप्रेजेंटेशन थी। अब ये 15% के आसपास आके रुकी है। 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में 2009 में दिया गया। विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में पास हुआ, जिससे 33% विमेन रिजर्वेशन दिया गया। अगर हम लीगल रिफॉर्म्स की बात करें तो जो एक इन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी विमेन एडवोकेसी की, उसके चलते हुए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये सब पास हुए। ऐसे और बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, लेजिस्लेशंस हैं, प्रोविजंस हैं जो आप मेंशन कर सकते हो। एंड अगर हम ऑनगोइंग चैलेंजेस की बात करते हैं तो डिस्पाइट द प्रोग्रेस, इंडिया स्टिल रैंक्स 144th out of 193 countries in women's political representation as of today, right? Which highlights the need for continued efforts. The legacy of these pioneering women continues to inspire India's journey towards gender equality and social justice, underscoring the importance of diverse voices in governance and the ongoing need for inclusive policies. तो ये हमारे आंसर का कंक्लूजन हो जाता है। इस तरह से अगर आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की, न्यूज़ पीसीस की प्रैक्टिस करते हो डायरेक्टली इनटू क्यूए फॉर्मेट, और साथ में कुछ प्री स्पेसिफिक फैक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे कि एक फैक्ट क्या हो सकता है, हु ऑफ द फॉलोइंग वर द विमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नॉट, हाउ मेनी ऑफ द टोटल मेंबर्स वर देयर विमेन मेंबर्स, तो डू यू नो द नंबर, वाज इट 10, 15, 20 और 25, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो जब आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को, न्यूज़ पीसीस को स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके प्री और मेंस के लिए पढ़ते हो, उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाते हो, तो आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक, द मोस्ट रॉबस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन इज दिस। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सीरीज, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।